आ गया एक नई कहानी लेकर। गायत्री अपने बेटे मनोहर की शादी विमला नाम की लड़की से करा देती है। घर में नई बहू आने से माँ बेटे दोनों बहुत खुश थे, पर उन्हें नहीं पता था कि विमला एक नंबर की भुक्कड़ है। उसे बस दिन भर स्वादिष्ट खाना ही चाहिए। उसका खाने से कभी मन नहीं भरता था। शादी के बाद शुरुआती दिनों में तो विमला ने अपनी चटोरी जुबान पर थोड़ा सा काबू रखा, पर वो अपनी आदत से कहां बाज आने वाली थी। वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी। मनोहर मजदूरी करके जो कमाता था वो सिर्फ खाने पीने में ही जा रहा था। वैसे भी उनके घर की हालत पहले से ही खराब थी। मानो विमला के आने पर एक बोझ और बढ़ गया था। एक दिन मनोहर मजदूरी करके घर आया और विमला से बोला, अरे ओ भाग्यवान, जरा खाना खिला दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी अभी लाती हूँ। विमला खाना लाती है। मनोहर खाना देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या विमला, बस एक रोटी और ये बस थोड़े से चावल, इनसे भला मेरा क्या होगा? तुमने आज खाना नहीं पकाया क्या? विमला थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहती है। जी वो पकाया तो था, पर मुझे भूख लगी थी बड़े जोरों से, तो मैं खा गई। अब इतना ही बचा है। मनोहर अपनी माँ गायत्री की तरफ देखता है और दोनों भुक्कड़ बहू के आने पर अफसोस जताते हैं। विमला दिन भर बस अलग अलग तरह का खाना बनाती और अकेली ही मजे से खाती रहती थी। अब सुबह गायत्री विमला को समझाती है। बेटा बिमला, तुम अपने खाने की आदत सुधार लो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें रोज अलग अलग तरह के पकवान खिला सकें, और तुम इतना खाती हो कि हम माँ बेटे के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। अरे ओ बुढ़िया, जब खिला नहीं सकती थी तो मुझे लाई ही क्यों? मैं तो खाऊंगी, जी भर कर खाऊंगी। मैं नहीं जानती, तुम कहीं से भी कमा कर लाओ। मेरे पिताजी ने तो कभी मना नहीं किया मुझे। बेटा समझा करो। हाँ समझ गई, चल अपना काम कर बुढ़िया। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। कितना खाना है अब ये बताएगी मुझे। बेचारी गायत्री उसकी बातों को सुनती है और सुनकर वहाँ से सोने चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। विमला की चटोरी आदत नहीं गई। घर के हालात बिगड़ते चले गए। गरीबी ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। एक दिन गायत्री के घर उसके मामा जी आने वाले होते हैं। गायत्री मामा के लिए मनोहर से तरह तरह की सब्जियां मंगाती है और खुद ही मामा के लिए व्यंजन बनाने में जुट जाती है। विमला को बनते व्यंजनों की खुशबू आ जाती है और वो सोचने लगती है, आहा खुशबू, लगता है घर पर पकवान बन रहे हैं। विमला रसोई में जाकर देखती है, उसकी सास खाना बना रही होती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं? ये बुढ़िया किसके लिए इतनी मेहनत कर रही है? वो उत्सुक होकर पूछ बैठती है। माँ जी, ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं? तुझे बताया नहीं मनोहर ने? आज हमारे यहाँ मेरे मामा आ रहे हैं। ओह अच्छा। विमला की आंखों के सामने तरह तरह के व्यंजन टिमटिमा रहे थे। वो सोच रही थी कि सारा अभी के अभी चट कर जाऊं, पर गायत्री वहीं खड़ी थी ना। उसने गायत्री के जाने का इंतजार किया। जाओ बिमला, नहा लो, मामा आते ही होंगे। मैं भी नहा कर आती हूँ। जी जाती हूँ। ऐसा कहकर गायत्री रसोई के लिए निकल जाती है। विमला बस इसी इंतजार में थी कि कब गायत्री रसोई से बाहर जाए। जैसे ही गायत्री बाहर गई, विमला तरह तरह के व्यंजनों को देखकर कहती है, आज तो सब खा जाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। मामा का क्या है, वो घर से ही खाकर आएंगे। बस ये व्यंजन तो मैं ही खाऊंगी। फिर क्या था, विमला गायत्री द्वारा बनाए गए सब्जी, पूड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मिठाई सब खा जाती है और नहाने के लिए निकल जाती है। गायत्री बाहर बरामदे में ही मामा का इंतजार करती है और इतने में मामा आ जाते हैं। गायत्री मामा से कहती है, आइए आइए मामा जी, कितने दिन हो गए। आज अपने हाथ की बनी पूड़ी खिलाऊंगी आपको। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे भी आपको मेरे हाथ की बनी पूड़ियां बहुत पसंद है। अरे क्यों नहीं गायत्री, तुम्हारे हाथ की बनी पूड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। मैं तुमसे मिलने थोड़ी आया हूँ, मैं तो पूड़ियाँ खाने ही आया हूँ। इतना कहकर मामा जी और गायत्री दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। ठीक है, अब हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है। गायत्री रसोई में जाती है और देखकर घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा सारा खाना कहाँ गया? जरूर बिमला खा गई होगी, उसी से पूछती हूँ। बिमला, ओ बिमला, जरा रसोई में आना तो। विमला रसोई में आती है। ये क्या है बिमला,
सारा खाना तुमने खाया है ना? तुम्हें बताया था ना कि मामा जी आने वाले हैं। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? वाह रे बुढ़िया, देख रही हूँ तुझे आजकल मुझसे बहुत दिक्कत है। क्या मैं अब खाना भी नहीं खाऊं? मैं नहीं जानती तुम कहाँ से खिलाओगी मामा को। तुम जानो, तुम्हारे रिश्तेदार जाने। ऐसा कहकर विमला वहाँ से निकल जाती है। बेचारी गायत्री रसोई में खड़ी खड़ी रोने लगती है। हे भगवान, ऐसी भुक्कड़ बहू मेरी किस्मत में ही क्यों लिखी तूने? मेरे और मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इतने में मामा जी बाहर से आवाज देते हैं, अरे गायत्री, खाना लाओ, तुम्हारे हाथ की पूड़ियाँ खाने का इंतजार मैं और अब नहीं कर सकता। बेचारी गायत्री अब बाहर क्या ले जाती। गायत्री को बाहर ना आते देख मामा जी खुद रसोई में चले जाते हैं। खाली बर्तन देखकर मामा जी गुस्सा हो जाते हैं। गायत्री, तुम्हारे घर में जब कुछ नहीं था तो मुझे बुलाया ही क्यों? मामा जी, ऐसी बात तो नहीं है। वो भोजन तो बनाया था, पर क्या मतलब बनाया तो था? आसमान खा गया या धरती निकल गई? तुम झूठ बोल रही हो गायत्री। तुमने अपने घर बुलाकर मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर मामा जी घर से निकल जाते हैं। मनोहर जब शाम को घर आता है तो गायत्री से पूछता है, क्यों माँ, आज मामा जी आए थे ना, क्या हुआ फिर? मत पूछ बेटा, क्या हुआ। वो नाराज होकर चले गए। उसने सारी बात मनोहर को बताई। पता नहीं भगवान हमसे किस पाप का बदला ले रहा है माँ। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन गांव में दावत का आयोजन था। सभी गांव के लोग वहां खाना खाने जा रहे थे। जैसे ही विमला को दावत का पता चला, उसके मुंह में पानी आ गया और वो मन ही मन सोचने लगी, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। स्वादिष्ट भोजन आज तो मैं मजे से खाऊंगी। ऐसा सोचकर विमला भी दावत खाने चली जाती है। विमला दावत में तरह तरह के भोजन का मजा उठाती है और इतना खा लेती है कि उसके गले तक भर आता है। ज्यादा खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है। इलाज के बाद डॉक्टर उसको समझाती है, देखो बिमला, तुम्हारी चटोरी जबान पर लगाम दो। तुम्हारी इस भुक्कड़ आदत की वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम एक आदर्श बहू की बजाय अपनी गरीब सास पर एक बोझ हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पास खड़ी सास गायत्री के पैर पकड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस तुम सुधर गई हो, इतना ही काफी है। फिर तीनों घर चले जाते हैं। अब विमला एक आदर्श बहू बन जाती है और तीनों हंसी खुशी गुजर बसर करते हैं। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।